हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया, बहुत अच्छे, एक्साइटेड आज के सेशन के लिए। आई होप यस सभी लोग सुपर डुपर एक्साइटेड हैं आज के सेशन के लिए। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं इस चैनल पे पहली बार आए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे और शेयर ज़रूर कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन वोकैबुलरी के साथ। और आज का पहला वर्ड है, द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज़ अनचार्टेड। अनचार्टेड का मतलब क्या होता है? ऐसी जगह जहाँ पहले कभी गए नहीं हो, ऐसी जगह जो पहले कभी किसी ने एक्सप्लोर नहीं की है, उस जगह को क्या बोलते हैं? उस जगह को बोलते हैं अनचार्टेड है वो जगह। कैसी है वो जगह? अनचार्टेड। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है, नाउन के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो नॉट प्रीवियसली एक्सप्लोर्ड, नोन और एक्सपीरियंस। तो कोई चीज़ जो पहले आपने एक्सप्लोर नहीं की है, आप उसको जानते नहीं हो, आपने उसको एक्सपीरियंस नहीं किया है। अननोन है, अनएक्सप्लोर्ड है, अनमैप्ड है। एंटोनिम्स क्या हो गए? नोन है भाई आपको, आप फैमिलियर हो, आप जानते हो उसके बारे में। चार्टेड, आप वहाँ जा चुके हो। तो जो एक्सप्लोरर्स थे, एक्सप्लोरर्स कौन होते हैं? जो लोग ढूंढते हैं जगहों को, जो एक्सप्लोर करते हैं जगहों को। वेंचर्ड इनटू, वेंचर का वैसे मतलब क्या होता है? वेंचर का मतलब होता है कोई रिस्क वाला काम, अ रिस्क टेकिंग, अ रिस्क टेकिंग, क्या बोल सकते हैं? एंटरप्राइज। मीन्स कोई भी ऐसा काम जो रिस्क से भरा, उसको बोलते हैं वेंचर। इसको आप नाउन की तरह भी यूज़ करते हो, वर्ब की तरह भी यूज़ करते हो। तो जो एक्सप्लोरर से उन्होंने क्या रिस्क लिया? वो अनचार्टेड टेरिटरी में गए, वो ऐसी टेरिटरी में गए जो पहले कभी कोई नहीं गया था उसमें। अनश्योर ऑफ, उन्हें पता ही नहीं था कि उनको क्या मिलेगा। अच्छा, जैसे अनचार्टेड होता है, ऐसे ही एक वर्ड होता है अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड इज व्हाट? जिसके बारे में आपको पहले कभी पता ना हो, जो आपने पहले कभी एक्सपीरियंस ना किया हो। फॉर एग्जाम्पल, जब कोविड आया था तो अनप्रेसिडेंटेड लॉकडाउन्स लगे थे, मतलब पता ही नहीं था लॉकडाउन्स के बारे में, है ना। तो नॉट डन बिफोर, कोई चीज़, या फिर डन नहीं बोलेंगे, हैपेंड बोल देंगे। कोई चीज़ जो पहले कभी हुई नहीं है, उसको आप क्या बोलोगे? अनप्रेसिडेंटेड। अच्छा, हमने नोन की बात करी है, तो दो वर्ड्स एग्जामिनर के फेवरेट है। एक तो है ऑब्लिवियस। अगर आप किसी चीज़ को लेके ऑब्लिवियस हो, ये एडजेक्टिव फॉर्म होता है, इसका नाउन फॉर्म होता है ऑब्लिवियन। तो इसका मतलब क्या है? आप उस चीज़ को लेके क्या हो? इग्नोरेंट हो, आपको उसके बारे में नहीं पता। ऑब्लिवियन क्या हो गया? अ स्टेट ऑफ इग्नोरेंस। आपको उसके बारे में नहीं पता है। और अगर आपको पता है तो आप कौन सा वर्ड यूज़ करते हो? कॉग्निजेंट। अगर आप कॉग्निजेंट हो, इसका मतलब आपको उसके बारे में पता है, आप उस चीज़ को लेके अवेयर हो। कॉग्निजेंट में रूट वर्ड क्या होता है? कॉग्न। कॉग्न रूट वर्ड का मीनिंग होता है नॉलेज, नो। हिथर्टो बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्टर है, इसका मतलब है अब तक, सो फार। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? पार्ट ऑफ स्पीच इसको कनेक्टर की तरह यूज करते हो, तो इसको आप एडवर्ब बोल सकते हो। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता है, कनेक्टर्स जो होते हैं, जब दो अलग अलग सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं और दूसरे सेंटेंस के स्टार्टिंग में आते हैं, तो वो एडवर्ब का रोल प्ले करते हैं, क्योंकि एडवर्ब ही होता है जो पूरे सेंटेंस के बारे में ऐसे बात कर सकता है। तो जैसे हाउएवर हुआ, तो हाउएवर क्या है? अगर मैं दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रही हूँ और दूसरे सेंटेंस के स्टार्टिंग में हाउएवर लिखा हुआ है, तो वो हाउएवर क्या है? वो एक कनेक्टर है। और कनेक्टर्स क्या होते हैं? एडवर्ब्स होते हैं। तो हिथर्टो का मतलब क्या हो गया? अंटिल नाउ, अब तक। सो फार, हियर टू फोर, अंटिल नाउ मीन्स अब तक। तो अब तक प्रोजेक्ट ने बहुत सारे चैलेंजेस को फेस किया है, लेकिन अब ये जो प्रोजेक्ट है ये किस पे है? ये ट्रैक पर है, मतलब सही रास्ते पे है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्टर जो बहुत बार एग्जाम में आता है, दैट इज अर्गो। अर्गो का मीनिंग क्या होता है? अर्गो का मीनिंग होता है देयरफॉर, इसीलिए। एक होता है एल्बिट। एल्बिट का मीनिंग क्या होता है? हालांकि, दैट मीन्स ऑल्दो। इट इज व्हाट? हालांकि। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है एक्विटल। एक्विटल वर्ड से आपको बहुत सारे वर्ड्स याद आ गए होंगे, मुझे सबसे पहले सारे सिनोनिम्स बता दो एक्विट वर्ड के। एक्विट का मतलब क्या है? आपने उस इंसान को क्या किया? आपने उस इंसान को माफ़ी दे दी, है ना। तो आपने क्या किया? उस इंसान को एक्विट कर दिया, उसके ऊपर से जो इल्ज़ाम था वो हटा दिया। 8-10 सिनोनिम्स बता दो। आपने उस इंसान को इमेंसिपेट कर दिया, वेरी गुड।
विंडिकेट कर दिया, एब्सॉल्व कर दिया, एक्सोनरेट कर दिया, एक्सकल्पेट कर दिया। आपने उस इंसान को फ्रीडम दे दिया, मतलब आपने उसको क्या कर दिया, लीवे दे दिया। आपने उस इंसान को फ्रीडम दे दिया, इसका मतलब आपने उस इंसान को माफ कर दिया, मतलब उस इंसान को एमनेस्टी दे दी। इन सारे शब्दों का मतलब क्या होता है, आपने माफ कर दिया, पार्डन कर दिया, राइट, मतलब माफ कर दिया। यस, हाँ, लिबरेट कर दिया मतलब फ्री कर दिया। फ्री करने के फिर 2-3 वर्ड्स और हम कर सकते हैं। अनलीश कर दिया मतलब फ्री कर दिया, अनब्रिडल कर दिया मतलब फ्री कर दिया, राइट। अच्छा, एक हमने विंडिकेट वर्ड पढ़ा, ये तो सारे वर्ब्स थे, है ना, इन सब का मीनिंग था माफ कर देना। अब विंडिकेट जैसा एक और वर्ड होता है, बहुत बार एग्जाम में आता है, विंडिक्टिव। अगर कोई इंसान विंडिक्टिव है तो इससे हमें एक मूवी याद आती है, मेरे करण और अर्जुन आएंगे। क्यों? इस मूवी में राखी जी कैसी थी? इस मूवी में राखी जी विंडिक्टिव थी। विंडिक्टिव का मतलब क्या है? बदले की आग में भड़क रही थी। मतलब तो विंडिक्टिव का मीनिंग क्या होता है? वेंजफुल, एवेंजिंग, मतलब बदले की आग में भड़कना, कि मैं तो क्या करूंगी, रिवेंज लूंगी, बदला लूंगी। चलो, अब इन्हीं का एक्विटल क्या है? नाउन फॉर्म है। तो एक्विट करना वर्ब फॉर्म था और उसी का एक्विटल हो जाता है नाउन फॉर्म। अ जजमेंट कि एक इंसान गिल्टी नहीं है क्राइम का जिसके ऊपर उसका इल्जाम लगा हुआ था, मतलब उसको उसके ऊपर से इल्जाम हटा दिया गया। एक्सोनरेशन, एक्सोनरेट का नाउन फॉर्म। क्लियर कर दिया गया, विंडिकेट का नाउन फॉर्म विंडिकेशन, उसके ऊपर से इल्जाम हटा दिया गया। एंटोनिम्स, कन्विक्शन, उसके ऊपर से इल्जाम लगाया गया, ब्लेम किया गया। पनिशमेंट, उसके ऊपर से इल्जाम, उसके ऊपर इल्जाम क्या किया गया, लगाया गया। एक्सकल्पेट का उल्टा क्या हो जाता है? इल्जाम लगाना इज इनकल्पेट करना। तो इनकल्पेट करना इज व्हाट? इल्जाम लगाना किसी के ऊपर। तो कोर्ट ने जो एक्विट कर दिया, जो इल्जाम हटा दिया एक्यूज्ड के ऊपर से, एक्यूज्ड में जिसके ऊपर इल्जाम लगाया गया था, इससे सुकून मिला उसके परिवार को, उसके फैमिली को। नेक्स्ट वर्ड इज एम्बुश। एम्बुश वर्ड का मतलब समझते हो? आप ऐसे कहीं जा रहे हो, आपका दोस्त जो है पीछे छुपा हुआ है और जैसे आप यहाँ आए उसने आपको आके धप्पा कर दिया। धप्पा मतलब कोई इंसान छुपा हुआ है और वो इंतजार कर रहा है आप कब सामने आओगे और फिर वो अटैक कर दे आपको। ऐसे अटैक को क्या बोलते हैं? ऐसे अटैक को बोलते हैं एम्बुश करना। चुपके से छुपा हुआ होना और फिर अचानक से सामने आके वार करना। पार्ट ऑफ स्पीच, एक्शन की बात कर रहे हैं। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? वर्ब। तो अटैक्ड सडनली एंड अनएक्सपेक्टेडली फ्रॉम अ हिडन पोजीशन, आप एक हिडन पोजीशन से अचानक से अटैक कर दो। वेलेड, ट्रैप्ड, अटैक्ड मीन्स आपने अटैक कर दिया। एंटोनिम्स, एवर्टेड, एवर्टेड मीन्स आपने उस अटैक को अवॉइड कर दिया, आप बच गए, आप सामने वाले ने आपको अलर्ट कर दिया, मतलब छुप के अटैक नहीं किया। तो सोल्जर्स पे छुप के अटैक किया गया दुश्मन के दौरान जब वो उस डेंस फॉरेस्ट को क्रॉस कर रहे थे, जब वो उस घने जंगल से निकल रहे थे, तब दुश्मनों ने छुपके से अटैक किया सोल्जर्स के ऊपर। याद आ गया होगा धप्पे से बहुत कुछ, बचपन में खेलते थे गेम। टर्मोइल, जिंदगी में टर्मोइल ही टर्मोइल है। टर्मोइल मीन्स उथल पुथल है। उथल पुथल के मुझे कुछ सिनोनिम्स बता दो। टर्मोइल है, इसका मतलब क्या है? ट्यूमल्ट है, टर्ब्यूलेंस है, केओस है, पैंडेमोनियम है, मेहेम भी बोलते हैं। मेहेम है मीन्स उथल पुथल मची हुई है। डिसऑर्डर है, उथल पुथल क्या है? मची हुई है। अपहीवल है, उथल पुथल मची हुई। इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या होता है? उथल पुथल। सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन्स है। तो अ स्टेट ऑफ ग्रेट डिस्टर्बेंस, कंफ्यूजन या अनसर्टेनिटी। तो बहुत ही कंफ्यूजन है मीन्स टर्मोइल है। केओस है, अपहीवल है, डिसऑर्डर है मीन्स केओस है, कंफ्यूजन है। एंटोनिम सुकून है भाई, पीस है, ऑर्डर है, काम है। शांति के कुछ सिनोनिम्स बता दो, बहुत बार रोज पढ़ते हैं लगभग। ट्रैंक्विलिटी है, सेरेनिटी है, शांति है मतलब हार्मनी है, शांति ही शांति है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कंट्री में पॉलिटिकल उथल पुथल हो गई, किसके बाद? अनएक्सपेक्टेड रेजिग्नेशन ऑफ द मिनिस्टर। तो मिनिस्टर ने जो
रिजाइन कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, कंट्री में उथल पुथल मच गई। हैवॉक है, मीन्स तूफान है, उथल पुथल है। अगला वर्ड है थ्वाट करना। थ्वाट करने का मतलब क्या, आप किसी को रोक रहे हो कुछ अचीव करने से, तो आपने सामने वाले को रोका कुछ पाने से, इसका मतलब आपने क्या किया, थ्वाट किया। एक्शन की बात करें, वर्ब हो गया। थ्वाट के मुझे कुछ सिनोनिम्स बता दो। रोकने के हमने बहुत सारे सिनोनिम्स पढ़े हुए हैं। प्रिवेंट करना किसी को कुछ पाने से, तो क्या क्या हो सकते हैं, स्टिमी करना, इनहिबिट करना, इम्पीड करना, याद करो सारे, थ्रॉटल करना, वेरी गुड, हिंडर करना, हैम्पर करना, ऑब्स्ट्रक्ट करना, कंटेन करना, चेक करना, कर्ब करना। और कोई याद आ रहा है जो हमने ना मेंशन किया हो? ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट वाले मेंशन हो गए। हाँ, तो इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या होता है कि आप सामने वाले को रोकने की कोशिश कर रहे हो कि वो आगे ना बढ़ पाए। फॉइल करना, फॉइल करना मीन्स रोकना, ऑब्स्ट्रक्ट करना, हिंडर करना कि तुम कैसे भी आगे मत बढ़ जाना। एंटोनिम्स क्या हो गया, आप उसको सपोर्ट कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो, फैसिलिटेट कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो। तो जो बैड वेदर है, जो खराब वेदर है, उसने उनके प्लान्स को रोक दिया, मतलब उनके प्लान्स को एग्जीक्यूट नहीं होने दिया। उनके प्लान्स क्या थे कि वो बाहर आउटडोर वेडिंग करेंगे, बाहर शादी करेंगे। अच्छा, एक बच्चे ने और वर्ड बताया, बिल्कुल सही बात है। कौन सा वर्ड था? रेन इन करना, राइट। रेन इन करना एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब क्या है, कंट्रोल करना। स्टिफल करना मीन्स गला घोटना, मतलब आप उस इंसान को क्या कर रहे हो, रोक रहे हो। अगला वर्ड है कंटेंशियस। कंटेंशियस का मतलब क्या होता है, मैम मेरे पास वोकैब प्रोडिजी की बुक है, तो मुझे क्या हिंदू की वोकैब नोट करनी चाहिए? नहीं बेटा, अगर आपके पास वोकैब प्रोडिजी की बुक है ना, तो आप उसी को रेगुलरली रीड करो 20 से 25 मिनट। उसमें सारे वर्ड्स हैं, ये जो सारे वर्ड्स मैं आपको बता रही हूँ, ये ऑलमोस्ट सारे वर्ड्स कवर हो जाएंगे उसमें। तो उसको रीड करने की हैबिट डालोगे तो मोर देन सफिशिएंट है। चलो, कंटेंशियस, लास्ट में OUS लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव। कंटेंशियस मीन्स ऐसी चीज़ जो लड़ाई करवा दे। चलो मुझे लड़ाकू लोगों के सिनोनिम्स बता दो पहले। लड़ाकू लोगों के सिनोनिम्स क्या होंगे? वो इंसान बड़ा लड़ाकू है, तो कैसा है वो? बेलिजरेंट है, बेलिकोज है, कॉम्बैटिव है, और बताओ, फ्रैक्शियस, चिड़चिड़ा सा है, लड़ता ही रहता है पूरे टाइम, फ्रैक्शियस है, ग्राउची है, ग्रम्पी है, लड़ता ही रहता है पूरे टाइम, एक्रिमोनियस है, पगनेशियस है, राइट, पगनेशियस है, पूरा टाइम क्या करता है, लड़ता ही रहता है। यस, क्वारलसम है, लड़ता ही रहता है, टेस्टी है। फिर वो वाले वर्ड्स आ जाएंगे जो इंसान पर इरिटेट बहुत जल्दी हो जाता है। पीविश है, पेट्यूलेंट है, इरिटेबल है, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाता है, बहुत जल्दी लड़ाकू सा हो जाता है। हाँ, तो इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या होता है कि वो इंसान कैसा, कैंटैक्टरस है, राइट। इर्कसम है, याद रहेंगे ये सारे के सारे का पार्ट ऑफ स्पीच के एडजेक्टिव। नहीं बेटा, रफल रैंकल नहीं लिख सकते, वो जो वाले वर्ड्स थे वो वर्ब थे। पार्ट ऑफ स्पीच में डिफरेंस समझा करो। रफल, रैंकल, नेटल, चेफ, गॉल, ड्राइल, अनॉय, पेस्टर, पेट्रब, इर्क, वेक्स, इरिटेट, ये सारे के सारे क्या थे, ये सारे अपने आप को हटा लो, यहाँ एक सेकंड में हटा दे। ये सारे के सारे क्या थे, ये सारे के सारे वर्ब्स थे। इनका मतलब होता है किसी को परेशान करना, या किसी को क्या करना, किसी को इरिटेट करना। एग्जैस्परेट, राइट,
ये इरिटेट करना है और ये है जो बहुत जल्दी इरिटेट हो जाता है। डिफरेंस है दोनों में। यस, चलो। तो कॉजिंग और लाइकली टू कॉज एन आर्ग्यूमेंट, कोई भी चीज कंट्रोवर्शियल हो जिस पे लड़ाई हो सके, इसका एक इडियम क्या होता है? बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब क्या होता है? एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। इन दोनों का मतलब क्या होता है? झगड़े की जड़। तो कोई चीज जो झगड़े की जड़ है वो क्या है? बोन ऑफ कंटेंशन है, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड है। इसमें एक और वर्ड ऐड कर सकते हैं, पीक। इन सारे शब्दों का मतलब क्या था? इरिटेट करना किसी को। आप वो देख रहे हो ना वोकैबुलरी शॉर्ट्स रेगुलरली, उनमें ये सारे वर्ड्स के मैं आपको शॉर्ट्स दे रही हूँ। हैबिट बना लो दिन में 4-5 शॉर्ट्स देखने की, वो वाले है ना, तो ये वर्ड्स ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। आई होप सभी लोग देख रहे हैं वोकैबुलरी शॉर्ट्स, रेगुलरली देख रहे हैं। यस, अपने आप ही सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे। जितने भी सिनोनिम्स एंटोनिम्स है ना, वो सारे के सारे मैं आप लोगों को उसमें शॉर्ट फॉर्म में दे रही हूँ। जो लोग नहीं देख रहे हैं, मैं आप लोगों को लिंक पिन कर दिया है, आप इस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, तो आपको ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन में आते रहेंगे शॉर्ट्स, कब कब कौन सा शॉर्ट अपलोड हो। वैसे 8 बजे रोज सुबह ना एक शॉर्ट अपलोड हो जाता है, एवरी डे एट 8 AM। डिस्प्यूटेड, डेबेटेबल, आर्ग्यूमेंटेटिव। एंटोनिम्स जो सही है, अग्रीएबल है, अनकंटेस्टेड है, हारमोनियस है, मतलब जिसमें कोई लड़ाई नहीं है। तो जो नया लॉ है वो एक लड़ाई वाला इशू बन गया पॉलिटिकल लीडर्स के बीच में। चलो, अगला है एब्जॉर कर देना। एब्जॉर करने का मतलब क्या? आपने उस चीज़ को त्याग दिया। तो अगर आपने किसी चीज़ को एब्जॉर किया है, मतलब आपने उस चीज़ को क्या कर दिया है? त्याग दिया है। अच्छा, त्यागने के ना 2 वर्ड्स होते हैं एक जैसे। एक तो होता है रिनाउंस कर देना। रिनाउंस का मीनिंग क्या होता है? उस चीज़ को त्याग देना, है ना। एक होता है डिनाउंस करना। डिनाउंस करने का मतलब क्या था? डिनाउंस करना बिल्कुल ही अलग था। डिनाउंस करना वॉज व्हाट? क्रिटिसाइज करना। तो डिफरेंस याद रखना, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो रिनाउंस इज त्याग देना और डिनाउंस इज बुराई करना। तो एब्जॉर इज त्याग देना। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? राइट पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब, क्योंकि हम एक्शन की बात कर रहे हैं। जब भी आप एक्शन की बात करते हो, पार्ट ऑफ स्पीच आपका वर्ब होता है। रेप्यूडिएट कर देना, रिकैंट कर देना, डिसअवाउ कर देना, मतलब आपने उस चीज को क्या कर दिया? त्याग दिया। एक और वर्ड होता है त्यागने का, एब्डिकेट कर देना। एब्डिकेट करने का मतलब भी क्या होता है? आपने उस चीज को त्याग दिया है, त्याग दिया है। त्याग दिया का एक और वर्ड क्या होता है? एक फ्रेजल वर्ब क्या होता है? गिव अप कर दिया, मीन्स छोड़ दिया उस चीज को। एंटोनिम्स अपना लिया, एक्सेप्ट कर लिया, एम्ब्रेस कर लिया, अपना लिया, अफर्म कर लिया, डिक्लेयर कर लिया, अडॉप्ट कर लिया, मीन्स अपना लिया। मैम गलत लिंक पिन हो गया है, ऐसा भी कुछ है क्या? अच्छा, ये तो एडिटोरियल का ही लिंक पिन हो गया, माय मिस्टेक। करती हूँ अभी ठीक वाला पिन करती हूँ, रुक जाओ। तो प्रेशर के अंदर जो विटनेस है, विटनेस कौन? चश्मदीद गवाह, उसने एब्जॉर किया, उसने त्याग दी अपनी अर्लियर मीन्स पुरानी वाली टेस्टिमनी मीन्स गवाही। तो उसने क्या बोला कि मैंने जो पहले गवाही दी थी ना, वो मैंने गवाही प्रेशर के अंदर दी थी। तो उसने क्या बोला? उस गवाही को क्या कर दिया? त्याग दिया, कि मैं वो गवाही को नहीं मानता। उसने क्लेम किया कि मैंने वो गवाही प्रेशर में दी थी। मैं पिन कर ही देती हूँ पहले आप लोगों के लिए, नहीं तो आप लोग चैट्स में परेशान होते रहोगे। 1 मिनट रुको। ठीक है, हो गया पिन सही वाला। अब देख लेना, ठीक है, आगे बढ़े। अगला वर्ड है ब्लेटेंट। पहले मैं स्क्रीन पे आ जाती हूँ। ब्लेटेंट पार्ट ऑफ स्पीच, लास्ट में ENT लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। ब्लेटेंट का मतलब क्या होता है? बहुत ही बोल्ड और शेमलेस। तो कोई चीज बहुत ही बोल्ड हो, शेमलेस हो, और ये टोन कैसा है? ये नेगेटिव टोन का वर्ड है। तो अगर आप किसी चीज को ब्लेटेंट बोल रहे हो, इसका मतलब आप उसकी बुराई कर रहे हो। कोई चीज ओपनली करी है, बिना कोई शर्म के करी है, कोई चीज ऑब्वियस है, बहुत क्लियर है, उसको भी ब्लेटेंट बोलते हैं। तो ऑब्वियस है, फ्लैग्रेंट है, कॉन्स्पिक्वस है, ओवर्ट है। कॉन्स्पिक्वस ओवर्ट का मीनिंग क्या होता है? वो चीज एकदम क्या है? क्लियर है। ऑब्वियस है, क्लियर है। चलो मुझे क्लियर वर्ड के कुछ सिनोनिम्स बता दो पहले। एवरीवन क्लियर वर्ड के सिनोनिम्स बताएंगे, ऐसे तो याद होंगे। लिम्पिड है, ल्यूसिड है, पेल्यूसिड है, अनएम्बिगुअस है, अनइक्विवोकल है, हाँ स्टार्क भी बोल सकते हैं, स्टार्क है, एविडेंट है। एविडेंट का मीनिंग भी क्या होता है? एकदम क्लियर है, एकदम साफ है।
एक्सप्लिसिट है, एकदम साफ है। अच्छा, मुझे अनक्लियर के सिनोनिम्स बता दो। कोई चीज अगर अनक्लियर है तो कैसी है? वेग है, हेजी है, ब्लरी है, मर्डी है, एम्बिगुअस है, इक्विवोकल है, इम्प्लिसिट है, मर्की है, ओपेक है। इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या होता है कि वो चीज बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। एंटोनिम्स, अच्छा, ओवर्ट का मीनिंग क्लियर है तो कोवर्ट इज व्हाट? हिडन है, छुपी हुई है, मतलब क्लियर नहीं है। कोवर्ट क्या होता है? छुपी हुई है, क्लियर नहीं है। चलो, तो उसका जो ब्लेटेंट, ब्लेटेंट मीन्स ओपन, डिसरिगार्ड था कि मतलब वो एकदम ओपनली कह रहा था मैं रूल्स को नहीं मानूंगा, इसकी वजह से उसको सस्पेंड कर दिया गया टीम से। एंटोनिम सटल है, हल्का सा है। अच्छा, दो शब्द होते हैं, एक वर्ड होता है गॉडी और एक वर्ड होता है सटल। डिफरेंस क्या होता है? कुछ लोगों को गॉडी कपड़े बड़े पसंद आते हैं, एकदम भड़कीला लाल रंग, एकदम भड़कीला ऑरेंज रंग, तो वो लोग क्या कहते हैं जब भी शॉपिंग करने जाते हैं दुकानदार को बोलते हैं भैया मुझे कुछ गॉडी सा दिखाओ, कुछ चमकीला सा भड़कीला सा दिखाओ। कुछ लोग होते हैं जिनको बड़े प्यारे बहुत हल्के हल्के शेड्स पसंद आते हैं, बहुत हल्का सा ग्रे हो, बहुत हल्का सा कोई शेड हो, तो ऐसे लोग क्या कहते हैं भैया मुझे सटल शेड्स दिखाओ। तो सटल मीन्स हल्का। डिस्क्रीट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इनफैक्ट दो शब्द होते हैं, पहले इनको समझ लो। एक होता है ये वाला डिस्क्रीट और एक होता है ये डिस्क्रीट। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? ये जो DISCREET वाला डिस्क्रीट होता है, ये किसके लिए यूज करते हैं कि आप बहुत ही ना सोच समझ के बातें कर रहे हो, आप एकदम बोल्ड या ओपन होके बात नहीं कर रहे, आप बहुत केयरफुल हो अपनी बातों में। तो ये होता है ये वाला डिस्क्रीट, EET वाला। ये वाला डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है? कोई चीज किसी चीज से अलग है, डिफरेंट है, तो ये वाला डिस्क्रीट याद रखना। इनकॉन्स्पिक्युअस, कॉन्स्पिक्युअस मीन्स क्लियर है, नोटिसिएबल है, तो इनकॉन्स्पिक्युअस मीन्स क्लियर नहीं है, नोटिसिएबल नहीं है। अगला वर्ड है डोलोरस, लास्ट में OUS लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव। बहुत बार ऑथर की टोन भी क्या हो जाती है? डोलोरस हो जाती है। डोलोरस टोन का मतलब क्या होता है? मेलेंकोलिक टोन। मेलेंकोलिक, इसको मेलेंकोली मत करना, मेलेंकोलिक करना, क्योंकि एडजेक्टिव का सिनोनिम एडजेक्टिव ही होगा। तो मेलेंकोलिक टोन का मतलब क्या होता है? दुख भरी, फुल ऑफ ग्रीफ। ग्रीफ इज व्हाट? दुख। ग्रीफ इज व्हाट? सैडनेस। तो डोलोरस टोन क्या हो जाती है? दुख भरी टोन, फुल ऑफ सैडनेस। बहुत दर्द ही दर्द है, अब तो दर्द ही दर्द बाकी रहा है जीने में। इसका मतलब डोलोरस टोन है सिंगर की। सॉरोफुल है, मोनफुल है, मेलनकॉलिक है, वीफुल है, मतलब बहुत दर्द भरी है। एंटोनिम्स खुशी ही खुशी है, चीयरफुल है, जॉयफुल है, हैप्पी हो, जुबिलेंट हो, इलेटेड हो। आज में ऊपर जमाना है नीचे, ये वाली फीलिंग है, खुशी खुशी है। तो जो दुख भरी टोन थी फ्यूनरल की, उसने आंसू ले आई वो हर कोई जो प्रेजेंट था वहां पे। अच्छा, बहुत बार एरर का क्वेश्चन आता है, हमेशा याद रखना फ्यूनरल ही होता है, फ्यूनरल के आगे फ्यूनरल सर्विस मत लिखना, है ना। फ्यूनरल का मतलब ही होता है फ्यूनरल सर्विस, मतलब फ्यूनरल सर्विस गलत होता है, फ्यूनरल अपने आप में ही एक सर्विस होती है। मतलब फ्यूनरल मतलब जो लास्ट राइट्स होते हैं इंसान के ना, जब वो जा रहा होता है, जब वो दुनिया से चला जाता है, तो उसके बाद के जो चीज़ें होती हैं उसको फ्यूनरल बोलते हैं। फ्रेजल वर्ब्स पे आते हैं। पहला फ्रेजल वर्ब बॉल आउट। बॉल आउट का मतलब क्या होता है? आपने किसी को बहुत ही बुरी तरीके से क्या किया है? डांटा है। अच्छा, एक डांटने का बड़ा प्यारा ईडियम होता है, इसको बोलते हैं रीड द रायट एक्ट। रीड द रायट एक्ट का मतलब क्या होता है? किसी को बहुत बुरी तरीके से डांटना। पुल अप करना, बहुत बुरी तरीके से डांटना। च्यू आउट करना, इसका भी मतलब क्या होता है? आपने उस इंसान को क्या किया? बहुत ही बुरी तरीके से डांटा है। फिर बहुत सारे होते हैं डांटने के तो ना ईडियम्स। गिव समवन हेल, किसी को क्या किया है? हेल दे दिया है, मतलब उसको बहुत बुरी तरीके से डांटा है। कम डाउन ऑन, इफ यू वेंट डाउन ऑन समवन, बहुत बुरी तरीके से डांटा। किसी पे फट गए हो, ब्लो अप कर गए हो, उसको बहुत ही बुरा भला बोल रहे हो, हद से ज्यादा खराब बोल रहे हो उसको। नेक्स्ट इज ब्लेयर आउट।
बहुत तेज तेज आवाज निकल रहा है। जो लाउड स्पीकर है ये ब्लेयर आउट कर रहा है, मतलब इसमें से बहुत तेज तेज आवाज निकल रही है। टू एमिट अ लाउड एंड हार्श साउंड, ऑफन रेफरिंग टू म्यूजिक और अनाउंसमेंट्स। क्लाउन अबाउट, क्लाउन का मीनिंग सभी को पता है, क्लाउन क्या होता है? क्लाउन जोकर को बोलते हैं। तो क्लाउन अबाउट का मतलब क्या हो गया? जोकर की तरह बिहेव करता है। टू बिहेव इन अ सिली और प्लेफुल मैनर इज व्हाट? क्लाउन अबाउट। जोकर की तरह आप क्या कर रहे हो? जोकर की तरह आप बिहेव कर रहे हो, क्लाउन अबाउट। गैग फॉर, गैग फॉर का मतलब क्या है? आप कोई चीज चाहते हो। टू स्ट्रांगली डिजायर और क्रेव समथिंग, तो अगर आप कोई चीज चाहते हो मीन्स यू आर गैगिंग फॉर इट। इडियम्स एंड फ्रेजेस पे आते हैं। टर्न अ ब्लाइंड आई, इसका मतलब आपने इग्नोर कर दिया, मीन्स यू टर्न्ड अ डेफ ईयर। आपने एक कोल्ड शोल्डर टर्न कर दिया, यू टर्न्ड अ कोल्ड शोल्डर। दोनों का मतलब क्या होता है? आपने इग्नोर कर दिया। टू इग्नोर समथिंग दैट यू नो इज रॉन्ग। रीड द रायट एक्ट, अभी अभी पढ़ा, मतलब किसी को बहुत ही बुरी तरीके से डांटना। चेस्टाइज मीन्स डांटना। और क्या बोल सकते हैं? स्लैप समवन्स रिस्ट, किसी को क्या करना? बहुत ही बुरी तरीके से डांटना। आई हैव गॉट इट इन दी बैग, मतलब मुझे पता है ये चीज़ होगी ही होगी, मेरे पास बैग में है यार, मतलब ये चीज़ सक्सेसफुल होगी ही होगी। समथिंग इज अश्योर्ड ऑफ सक्सेस, मीन्स सक्सेस तो मिलने ही मिलने वाली है, मुझे बिल्कुल 100% पता है। प्ले फास्ट एंड लूज, मतलब बहुत ही चीटिंग करना सामने वाले के साथ ना, ऐसे बिहेव करना या सामने वाले को चीट करना आपका मकसद है। क्लेवर और डिसऑनेस्ट वे में बिहेव करना, कि आप चीट करना चाहते हो सामने वाले के साथ। टूथ एंड नेल, हर संभव कोशिश कर देना, किसी चीज को पाने के लिए बहुत मेहनत करना। बर्न द मिडनाइट ऑयल, दिन रात एक कर देना, रात रात भर पढ़ना। तो किसी चीज को पाने के लिए जब आप बहुत मेहनत करते हो, दैट हाँ, तो बर्न द मिडनाइट ऑयल मीन्स किसी चीज को पाने के लिए आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हो, बहुत कोशिश करते हो। यस, चलो आ जाते हैं आज के आर्टिकल पे। तो पहला आर्टिकल रीड करेंगे, बट उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी, 4700 स्टूडेंट्स आर वॉचिंग बट 4700 लाइक्स नहीं है, तो एक बार तुरंत के तुरंत सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे, तुरंत की तुरंत। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और, परफेक्शन बैच नया वाला जो लॉन्च हो रहा है 2.0, 31 जनवरी से लॉन्च हो रहा है। इस पर 40% का डिस्काउंट की आज लास्ट डे है, क्योंकि आज 28 जनवरी है। तो जितने बच्चों को भी मेरा इंग्लिश का बैच ज्वाइन करना है, 40% का उनको डिस्काउंट मिल जाएगा आज, और आज सिर्फ आज तक है ना, इसके बाद नहीं मिलेगा। वाइड ओपन ऑन द ऑस्ट्रेलियन ओपन, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन स्पोर्ट्स को लेके आज का आर्टिकल है, इसके ऊपर हम पढ़ने वाले हैं। वाइड ओपन का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ जो पूरी तरीके से ओपन है, पूरी तरीके से ओपन है। इसका एक और मीनिंग होता है, अब वो मीनिंग इस पैराग्राफ में नहीं है, बट फिर भी वो मीनिंग समझ लेते हैं। कोई चीज़ अगर पूरी तरीके से ओपन है, इसका मतलब क्या है? वो कैसी है? वो अनप्रोटेक्टेड है। अनप्रोटेक्टेड का मतलब क्या हो गया? वो कैसी है? वल्नरेबल है। वल्नरेबल इज व्हाट? ससेप्टेबल है, प्रोन है, मतलब उस पर कुछ भी खतरा आ सकता है। चलो पहले आप पढ़ेंगे, फिर हम समझाएंगे। रीड इट एवरीवन।
चलिए देखते हैं ऑथर क्या कह रहे हैं। द 2025 ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो 2025 का ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ, इसने वर्ल्ड टेनिस को कहाँ भेज दिया है? इनटू हीथरो। हीथरो मीन्स अब तक, सो फार, अनचार्टेड टेरिटरीज, मतलब ऐसी जगहों पे भेज दिया जो अभी तक किसी ने कवर ही नहीं करी। अनचार्टेड मीन्स नॉट एक्सप्लोर्ड येट। इसका मतलब क्या, बहुत नई नई चीजें हो रही हैं। तो वर्ल्ड टेनिस में क्या होने वाली है, बहुत नई नई चीजें हो रही हैं। जैनिक सिनर्स स्ट्रेट सेट्स विक्ट्री, तो जैनिक सिनर जो डायरेक्ट जीत गई अलेक्जेंडर ज्वेरेव के ऊपर, मेड हिम, सॉरी जीत गए, तो इसकी वजह से वो फर्स्ट मैन बन गए अदर देन रोजर फेडरर, रोजर फेडरर के अलावा और राफेल नडाल के अलावा, टू डिफेंड, कि वो डिफेंड कर पाए, डिफेंड मीन्स प्रोटेक्ट कर पाए अपना मेडन, मेडन का मीनिंग क्या होता है, फर्स्ट, जो उनको पहली बार मिला था, मेजर टाइटल दिस सेंचुरी, तो उनको जो इस सेंचुरी में टाइटल मिला था वो उसको क्या कर पाए, वो उसको प्रोटेक्ट कर पाए। कैसे? उन्होंने इस बार क्या किया, इस बार भी वो जीत गए। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। दिस, ये, परहैप्स मीन्स शायद, इज द क्लियरेस्ट साइन, ये बिल्कुल साफ साफ सिग्नल है, दैट द स्पोर्ट, मतलब ये जो टेनिस है, हैज, ये डिसिसिवली मूव ऑन कर गया है, मतलब टेनिस अब पुराना जैसा नहीं रहा, अब टेनिस क्या हो चुका है, मूव ऑन कर चुका है, आगे बढ़ चुका है। डिसिसिवली का मतलब क्या है, मतलब फाइनली। इवन एज, हालांकि जो 24 टाइम स्लैम विनर है, जो 24 बार जीत चुके हैं इसको, नोवाक जोकोविक, द लास्ट मैन, जो कि आखिरी इंसान है जो कि स्टैंड कर रहे हैं बिग थ्री एरा से। सभी को पता है बिग थ्री एरा क्या है? तो टेनिस में हमेशा बोला जाता है कि 3 लोग जो हैं, जो बिग थ्री हैं टेनिस के, मतलब उन्होंने अभी तक टेनिस को कंट्रोल किया हुआ था। कौन कौन थे वो बिग थ्री? एक तो है नोवाक जोकोविक, एक है रोजर फेडरर और एक है राफेल नडाल। तो इन तीनों में से सिर्फ एक ही हैं जो बचे हुए हैं, बाकी दोनों रिटायर हो चुके हैं। तो ये लास्ट मैन है जो स्टैंड कर रहे हैं इस बिग थ्री एरा से, लिम्प्ड आउट ऑफ द सेमीफाइनल अगेंस्ट जेपरेव। तो ये क्या हो गया, ये लिम्प्ड आउट कर गए। लिम्प्ड आउट का मतलब क्या होता है, बाहर निकल गए। वैसे लिम्प्ड आउट का मीनिंग क्या होता है, बड़ी मुश्किल से, किसी को चोट लग जाती है तो वो इंसान बड़ी मुश्किल से चल के बाहर जा रहा होता है, उसको बोलते हैं लिम्प आउट करना। यहाँ पे लिम्प आउट करने का मतलब क्या है, ये सेमीफाइनल से बाहर हो गए, किसके अगेंस्ट था, ज्वेरेव के अगेंस्ट, मतलब ये हार गए। अमंग विमेन, अगर हम विमेन में देखते हैं तो जो मैडिसन कीज हैं, मे हैव बिकम, ये हो सकता है ये दूसरी फर्स्ट टाइम मेजर चैंपियन बन जाए, बट द प्रेजेंस ऑफ, लेकिन जो प्रेजेंस है कि इनका नंबर 1 जो थी आरेना सेबेलेंका और जो नंबर 2 है टेनिस में ईगा स्विटेक, एट द बिजनेस एंड, मतलब यहाँ पे ये दिखाता है दैट द विमेन्स फील्ड, की जो विमेन टेनिस है वो मेच्योरिंग मार्केट प्लेस है, वो भी आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। लीविंग बिहाइंड, वो पीछे छोड़ रहा है द टर्ब्यूलेंस, टर्ब्यूलेंस मीन्स जो उथल पुथल थी पिछले कुछ सालों की। सिनर की जो सक्सेस हुई है वो उनकी तीसरी स्ट्रेट सक्सेस है, मतलब बैक टू बैक तीसरी सक्सेस है हार्ड कोर्ट स्लैम्स में। मतलब टेनिस भी 2 तरह का होता है, एक हार्ड कोर्ट टेनिस होता है, तो हार्ड कोर्ट टेनिस में उनकी ये तीसरी सक्सेस है। सच हैज बीन द वर्ल्ड नंबर 1 डोमिनेंस, ऐसा उनका डोमिनेंस रहा है, डोमिनेंस मीन्स ऐसी उनकी पावर रही है, दैट ऑफ द 26 टूर्नामेंट्स, वो 26 टूर्नामेंट्स में वो एंटर हुए। और स्टार्टिंग किससे की थी उन्होंने, टोरंटो मास्टर्स से, अगस्त 2023 से अब तक वो 26 टूर्नामेंट्स में जा चुके हैं। उन 26 में से वो 14 टूर्नामेंट्स जीत चुके हैं और सेमीफाइनलिस्ट हुए हैं, या उससे भी ज्यादा अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया 5 में। मतलब इतना बढ़िया उनकी पावर चल रही है कि 26 में से 14 तो वो जीते हैं और 5 में वो सेमीफाइनलिस्ट और उससे ऊपर तक की पोजीशन में पहुंच चुके हैं। तो बेसिकली पूरे पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है, पूरे पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि बिग थ्री का एरा तो ऑलमोस्ट एंड हो चुका है। रोजर फेडरर, राफेल नडाल ने तो खेला ही नहीं, नोवाक जी ने खेला तो वो सेमीफाइनल में बाहर हो गए। अब जो सबसे ऊपर हैं टेनिस में वो हैं जैनिक सिनर, जो बहुत बढ़िया खेल रहे हैं। फिर ऑथर ने विमेन टेनिस की भी बात करी। विमेन टेनिस में ईगा स्विटेक हैं, आरेना सेबेलेंका हैं, मेडिसन कीज हैं, इन लोगों ने विमेन टेनिस को भी एक अलग लेवल पे ले जा चुकी हैं। ये सब समझ में आया पैसेज सभी को, एवरीवन? चलिए अब थोड़ी सी ग्रामर करते हैं, मुझे कुछ कुछ क्वेश्चंस का आंसर देंगे सभी लोग। एक तो मुझे मेड वर्ब का सब्जेक्ट बता दो। दिस सेंचुरी का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, पूरा कौन सा, ये जो फ्रेज है इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है ये बता दो। ये टेंस बता दो, टेंस कौन सा है। लिम्प्ड आउट वर्ब का सब्जेक्ट बता दो।
शोज वर्ब का सब्जेक्ट बता दो। इस सेंटेंस का टेंस बता दो और यहां से लेकर यहां तक ही पार्सिंग कर लेंगे। चलो चलिए देखते हैं, कोशिश करते हैं। मेड का सब्जेक्ट क्या है? विक्ट्री। इनकी जो जीत हुई, ये प्रपोजिशन से शुरू हो रहा था, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, तो इनकी जो जीत हुई इसकी वजह से वो फर्स्ट मैन बन गए, तो विक्ट्री सब्जेक्ट है। दिस सेंचुरी, जब भी कोई फ्रेज व्हेन का आंसर देता है ना, कब हुआ ये काम, वेयर हुआ, कहाँ हुआ ये काम, कैसे हुआ ये काम, हाउ हुआ, कितनी बार हुआ ये काम, हाउ मेनी टाइम्स हुआ, तो ये सारे एडवर्बियल फ्रेजेस होते हैं। ये सारे क्या होते हैं? एडवर्ब होते हैं। ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, ये एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी है। तो ये एडवर्बियल फ्रेज हो गया। इसका टेंस क्या है? एक ही वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है। लिम्ड आउट का सब्जेक्ट क्या है? नोवाक जोकोविक। ये तो कॉमा कॉमा के बीच में था, एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, तो इसका सब्जेक्ट था ये। शोज का सब्जेक्ट क्या है? प्रेजेंस। ये देखो प्रेपोजिशन से शुरू हो रहा है, ये तो सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गई। इस शोज का सब्जेक्ट हो गया प्रेजेंस, उनका प्रेजेंस ये दिखाता है। सच हैज बीन, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है, इसका मतलब ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। चलो इसकी पार्सिंग कर लेते हैं। सच यहाँ पे एडजेक्टिव है, क्योंकि डोमिनेंस की बात कर रहा है, ऐसा डोमिनेंस है, तो नाउन के बारे में जो बात करता है वो एडजेक्टिव होता है। हैज वर्ब हो गया, बीन वर्ब हो गया, द आर्टिकल हो गया, वर्ल्ड नंबर 1 ये पूरा का पूरा नाउन की तरह यूज हुआ है, डोमिनेंस नाउन हो गया। सच हैज बीन द वर्ल्ड्स नंबर 1 डोमिनेंस, दैट ऐसा डोमिनेंस रहा है, दैट कंजंक्शन का रोल प्ले कर रहा है, ऑफ प्रेपोजिशन द आर्टिकल। 26 एडजेक्टिव टूर्नामेंट्स नाउन, ही प्रोनाउन हैज वर्ब एंटर्ड वर्ब स्टार्टिंग, ही हैज एंटर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम द, कहाँ से शुरू हो रहा है मतलब एक्शन वर्ब, फ्रॉम प्रेपोजिशन द आर्टिकल, टोरंटो मास्टर्स नाउन, इन प्रेपोजिशन अगस्त 2023 नाउन, he pronoun has verb 1 verb, he has won, क्या जीता है? 14, he has won 14। ये एक्चुअली कंप्लीट नहीं, अपने आप में 14 मैचेस होना चाहिए था। 14 मैचेस होगा तो 14 एडजेक्टिव हो जाएगा और मैचेस नाउन हो जाएगा। एंड कंजंक्शन फिनिश्ड वर्ब सेमीफाइनलिस्ट नाउन, और कंजंक्शन बेटर, और भी अच्छा, बेटर के आगे भी कुछ नाउन आएगा, बेटर परफॉर्मेंस किया है और बेटर, तो बेटर एडजेक्टिव है, बट इसके आगे इसका नाउन आना चाहिए था। इन प्रेपोजिशन 5 एडजेक्टिव, अदर्स प्रोनाउन। कितने लोगों के सारे आंसर्स ठीक निकले? बेटा एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन V1 + IND से देते ना, तो दिस इज एडिशनल इन्फॉर्मेशन, इसलिए V1 + ING वर्ब है। और कोई प्रॉब्लम? चलो अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग। चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। कीज, कीज नाम था, इन कॉन्ट्रास्ट मतलब इसके ऑपोजिट में, वॉज अ बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, वॉज अ बोल्ड फ्रॉम द ब्लू मीन्स बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड थी वो, मतलब सोचा नहीं था कि कीज जीत जाएंगी, तो इनकी जो जीत थी बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड थी, सरप्राइजिंग थी। एंड हैड लास्ट रीच्ड अ मेजर फाइनल
और वो फाइनल्स में कब पहुंची थी? 2017 के यूएस ओपन में पहुंची थी। अब अचानक से 2024 में पहुंच गई, तो एक बहुत ही क्या थी, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सी बात थी। बट द फैक्ट दैट, लेकिन सच्चाई है कि 29 ईयर ओल्ड, ये 29 साल की हैं और ये स्विटेक को हरा दिया इन्होंने, ओवरकेम स्विटेक, स्विटेक को इन्होंने हरा दिया सेमीफाइनल में आफ्टर इरेजिंग अ मैच पॉइंट। मतलब एक मैच पॉइंट को इरेज करने के बाद, मतलब इरेज करने के बाद का मतलब क्या, पहले ये पीछे थी फिर ये आगे आ गई। एंड थ्वाटेड में इन्होंने रोक दिया सबलंका को भी फाइनल में, मतलब इन दोनों को ये क्रॉस करके चली गई, बहुत बड़ी बात है। डिस्पाइट, हालांकि इनका स्टरिंग का मतलब क्या होता है, एक तरीके से हिला देने वाला। स्टरिंग का मतलब क्या होता है, कोई चीज जो आपके मन की फीलिंग्स को जगा दे। कमबैक हुआ था फ्रॉम द बेलारूसियन, मेड हर्स अ टॉप ड्रॉर परफॉर्मेंस। तो एक कमबैक हुआ, किसके थ्रू कमबैक हुआ? बेलारूसियन के द्वारा। तो ये किसी और प्लेयर की बात हो रही है, किस प्लेयर की बात हो रही है वो देखना पड़ेगा कि बेलारूस से कौन सी प्लेयर है। इसकी वजह से इनकी जो परफॉर्मेंस है टॉप ड्रॉर परफॉर्मेंस हो गई, मतलब ड्रॉ हो गया। वाइल्ड सिनर जो है अपने करंट फॉर्म में वो क्या लग रहे हैं, अपीयर्स हेड एंड शोल्डर्स मीन्स बी सुपीरियर। तो ये ऊपर लग रहे हैं, ये ज्यादा अच्छे लग रहे हैं फ्रॉम अबव द रेस्ट ऑफ द टूर, मतलब जब बाकी लोगों से कंपेयर करें तो सिनर सबसे ऊपर है। ही स्टिल हैज टू, फिर भी इनको कंटेंट करना पड़ेगा। कंटेंट का मतलब क्या? कॉम्पीट। इनको कॉम्पीट करना पड़ेगा कार्लोस अल्कारेस के साथ, जो उनकी जनरेशन के राइवल हैं। राइवल मीन्स ओपोनेंट है। मैम सेबेलेंका है बेलारस से। हाँ, तो सेबेलेंका के बारे में बोला गया है कि सेबेलेंका ने क्या किया, बहुत अच्छा कमबैक किया। स्टरिंग मीन्स सबको चौंका देने वाला, इमोशंस फीलिंग्स जगा देने वाला, उनका बहुत अच्छा कमबैक हुआ। यहाँ आ जाते हैं तो कार्लोस अल्कारेस जो है उनके जनरेशनल ओपोनेंट हैं और विनर है 4 स्लैम्स के। तो सिनर का अभी कंपटीशन किससे है? कार्लोस अल्कारेस से है। द स्पेनियार्ड में हैव लॉस्ट, हो सकता है ये क्वार्टर फाइनल्स में हार गए, किसके आगे? जोकोविक के आगे। बट ही हैंडेड सिनर, लेकिन उन्होंने सिनर को 3 ऑफ हिज 6 डिफीट्स, 6 में से जो 3 उनकी डिफीट्स थी वो सिनर को दे दी, मतलब सिनर उसमें जीत गए। इन एन अदरवाइज सेंसेशनल 2024 फॉर द इटालियन। अदरवाइज इनके लिए 2024 बहुत अच्छा था, लेकिन 6 में से 3 डिफीट्स किसको थी? 6 में से 3 मैचेस और किससे हार गए? सिनर से हार गए। देयर इज हाउएवर, हालांकि एक चांस है कि ये जो डुअल है, डुअल का मतलब क्या, एक तरीके से ये जो फाइट चल रही है, ये जो कंपटीशन चल रहा है, तो इस बात के चांसेस हैं कि ये जो फाइट चल रही है दोनों के बीच में माइट कम टू एन एब्रप्ट मीन्स सडन। तो हो सकता है कि इसमें अचानक से रुकावट आ जाए अप्रैल में। क्यों रुकावट आ जाएगी इसमें अचानक से? जब जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट है, तो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट मीन्स जो स्पोर्ट का कोर्ट है जो सुनवाई करता है, वो सुनेगा, किस चीज की सुनवाई करेगा? जो अपील फाइल हुई है, किसने फाइल करी है अपील, किसने एक तरीके का रिक्वेस्ट, अपील का मतलब क्या होता है, एक तरीके से वही कोर्ट में जो केसेस फाइल होते हैं। तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने एक अपील फाइल की है, किसके अगेंस्ट? सिनर के एक्विटल के अगेंस्ट, कि सिनर को फ्री क्यों कर दिया गया जबकि उनके 2 फेल्ड डोप टेस्ट थे। तो एक अपील फाइल हुई थी सिनर के अगेंस्ट। क्यों? कि उन्होंने किसी ना किसी तरह की डोपिंग करी थी, मतलब किसी ना किसी तरह की कह सकते हैं ड्रग्स लिए थे अपनी एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए, और वो दोनों टेस्ट में फेल भी हो गए थे। तो उनको क्यों एक्विट कर दिया गया, उनको क्यों फ्री कर दिया गया, उनको क्यों अलाउ किया गया मैच खेलने के लिए? तो इसके ऊपर एक अपील फाइल हुई है कोर्ट में, और जब इसकी सुनवाई होगी तो हो सकता है ये जो कंपटीशन चल रहा है सिनर के बीच में और अल्कारेस के बीच में, ये कंपटीशन, ये जो लड़ाई है, ये रुक जाए। समझ आया पैसेज सभी को? ये उन लोगों को बहुत अच्छे से पैसेज समझ में आ रहा होगा जो लोग टेनिस देखते हैं। जिन लोगों को टेनिस देखने का शौक है, जिन लोगों को टेनिस में इंटरेस्ट है, तो उन लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा ये पैसेज। चलो लास्ट पैराग्राफ रीडिंग करेंगे सभी लोग।
हाँ जी, आगे क्या लिखा हुआ है? वेदर दिस सागा, सागा मतलब ये जो पूरी पूरी स्टोरी चल रही है, पूरी पूरी टेल चल रही है, क्या ये जो पूरी पूरी चीजें हैं, क्या वो हमें ज़वेरेव और डैनियल मेडवेडेव जैसे लोग देंगी? उन लोगों को, इनके जैसे लोगों को एक ओपनिंग देंगी या नहीं देंगी? ये एक दूसरी चीज है जिसके लिए हमें वॉच आउट फॉर करना पड़ेगा, मतलब जिसको लेके हमें चौकन्ना होना पड़ेगा कि ऐसे लोगों को भी, इन लोगों को भी एक ओपनिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी। दैट टू, ये जो दो लोग हैं ज़वेरेव और डेनियल मेडवेडेव, हु लुक्ड सेट, जो बिल्कुल तैयार लग रहे हैं कि वो टेक ओवर कर लेंगे बिग थ्री से, मतलब बिग थ्री का टाइटल वो ये लोग ले लेंगे, ओनली टू बी एम्बस्ड बाय, लेकिन ये किससे अटैक हो जाएंगे, मतलब किसके आगे कमजोर पड़ सकते हैं? सिनर और गैरेस के आगे। इन्होंने कलेक्टिवली, अगर इनकी मिलके बात करें तो इन्होंने सिर्फ 9 मेजर फाइनल्स में से एक ही जीता है जिसमें इन्होंने हिस्सा लिया था। ओनली अ टाइटल, सिर्फ और सिर्फ 2025 का टाइटल ही है जो उनको रेलिवेंट रख पाएगा कि लोगों को इनसे उम्मीदें रह पाएंगी। विमेन्स गेम की बात करें तो जिसने रिसेंट टाइम में प्रिडिक्टेबिलिटी को ट्रेड किया नोवेल्टी के लिए, मतलब अभी तक क्या था, प्रिडिक्टेबल होता था कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, लेकिन अब प्रिडिक्टेबिलिटी तो कम हो गई है, नोवेल्टी नयापन ज्यादा आ गया। फॉर एग्जाम्पल इस बार कीज जीत गई, कीज का जीतना बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल था। माइट सी, वो देख सकती हैं द टू आस्पेक्ट्स, इन दोनों जो आस्पेक्ट्स हैं, आस्पेक्ट्स का मतलब क्या, प्रिडिक्टेबिलिटी और नोवेल्टी, ये मार्च इन टो, मार्च इन टो का मीनिंग क्या होता है, एक के एक पीछे आना, फॉर द फोर्सिएबल फ्यूचर, किसके लिए, कि आगे का फ्यूचर जो प्रिडिक्टेबल है। सेबेलेंका की जो कंसिस्टेंसी है, सेबेलेंका जो लगातार जीते पे जीते जा रही है, बनी हुई है, और स्विटेक का जो रिटर्न है, स्विटेक जो वापस आ चुकी है। मेलबोर्न वॉज अर बेस्ट रन, मेलबोर्न का में उनका बहुत अच्छा मैच था एट अ स्लैम, स्लैम में जनवरी 2023 के बाद से आउटसाइड द फ्रेंच ओपन। और की ने जो जीता है, कीज विन, ये सब की सब इसी डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं कि प्रिडिक्टेबिलिटी भी हो सकती है और नोवेल्टी भी हो सकती है, नए लोग भी आ सकते हैं, प्रिडिक्टेबल भी हो सकता है मैच की, मैच तो यही जीतेगा। तो देखते हैं फ्यूचर क्या होता है विमेन्स टेनिस का। तो पूरे पैराग्राफ में बेसिकली किस दो टेनिस के बारे में बताई गई, मेंस टेनिस और विमेन्स टेनिस। मेन टेनिस में बोला कि बिग थ्री का तो अब ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, मतलब रोजर फेडरर, राफेल नाडल और जोकोविक का जो एरा जो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, हालांकि जोकोविक अभी भी खेल रहे हैं। फिर और कौन कौन से अच्छे प्लेयर्स की बात करिए, अल्कारेस बहुत अच्छे प्लेयर है, फिर सिनर बहुत सारे मैचेस जीते हैं, तो इन दोनों की का तगड़ा कंपटीशन है, अल्कारेस और सिनर का। फिर दो प्लेयर्स की और बात करें, ज़वेरेव और मेडवेडेव, ये लोग के पास भी चांस है, ये लोग भी अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। फिर विमेन्स टीम में बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स कौन से हैं, स्वेटेक है, सेबेलेंका है, और एक नया एकदम एक अनएक्सपेक्टेड प्लेयर की जीत भी देखने को मिली, उनका नाम क्या था, कीस। तो ये भी बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं विमेन्स टेनिस। चलो, टोन कैसी है, एनालिटिकल है, फॉरवर्ड लुकिंग है, फॉरवर्ड लुकिंग मीन्स देखते हैं आगे क्या होगा। ऑथर की टोन कैसी है, आगे पता चलेगा कौन जीतेगा, आगे पता चलेगा कौन आगे रहेगा, तो इस तरह की टोन को क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड लुकिंग टोन। चलो क्वेश्चंस का आंसर देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन फॉर एवरीवन, देखते हैं कितने लोगों को पैसेज समझ में आया है। आंसर बताओ। सिनर की जो राइवलरी है कार्लोस अल्कारेस के साथ, उसमें कौन सी चीजें जो इम्पैक्ट कर सकती है कि भाई सिनर के ऊपर केस चल रहा है, सिनर के ऊपर एक अपील फाइल हुई है। हाँ, तो जो अपील फाइल की है इन्होंने कि सिनर को क्यों एक्विट कर दिया गया, क्यों फ्री कर दिया गया, आंसर इज सी। वेरी गुड। नेक्स्ट, अभी विमेन्स टेनिस की क्या स्टेट है, विमेन्स टेनिस की अभी क्या स्टेट है, कि जो पुराने प्लेयर्स हैं वो तो हैं ही हैं, नए प्लेयर्स भी आ रहे हैं। जैसे कीज से एक्सपेक्टेड नहीं था, कीज जीत गई, तो क्या स्टेट है विमेन्स टेनिस की, सिर्फ कुछ ही प्लेयर्स में डोमिनेट हो रहे हैं, नहीं, कीज जीती है। हाँ, एक बैलेंस है, पुराने प्लेयर्स तो हैं ही हैं, इमर्जिंग चैंपियंस भी आ रहे हैं, राइट। स्ट्रगलिंग है बैलेंस फाइंड करना, अनप्रिडिक्टेबल हो चुका है, नहीं, आंसर इज बी। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनके करियर्स के बारे में क्या बोला है,
इनके करियर्स के बारे में क्या बोला है कि 9 में से एक ही जीते थे, अब 2025 में जीतेंगे नहीं जीतेंगे उसके ऊपर डिपेंड और करता है कि ये रेलेवेंट भी रहेंगे या नहीं रहेंगे। स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स हैं, नहीं। कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म कर रहे हैं, इनसे बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, डोमिनेट करेंगे, नहीं। 2025 में जीतेंगे नहीं जीतेंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितने रेलेवेंट रहेंगे। राइट आंसर इज स्कोर्स एवरीवन इन फर्स्ट पैसेज। चलिए अब अगले आर्टिकल पे आ जाते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हम स्किम करेंगे। स्किमिंग का मतलब क्या है, ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे और मेन आइडिया समझेंगे। उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगी, शगुन के 5100 बच्चे देख रहे हैं तो तुरंत के तुरंत सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे, जिन्होंने अभी तक नहीं किया है लाइक तुरंत के तुरंत लाइक कर देंगे। फर्स्ट रिजॉर्ट, फर्स्ट रिजॉर्ट का मतलब क्या होता है, पहला, और रिजॉर्ट का मतलब क्या होता है, आखिरी कदम। तो पहला उनका आखिरी कदम, चलो देखते हैं ऑथर क्या कह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की जो मास डेपोटेशन ड्राइव है कि डोनाल्ड ट्रंप इतने सारे भर भर के लोगों को उनकी कंट्रीज में वापस भेज रहे हैं। डेपोटेशन का मतलब क्या होता है, जाओ तुम अपनी कंट्री में वापस, उसको बोलते हैं डेपोटेशन। चलो स्किमिंग करके मेन आइडिया बताएंगे सभी लोग। हाँ ट्रंप भाई साहब आ चुके हैं, चलिए पढ़ते हैं ऑथर क्या कह रहे हैं ट्रंप जी के बारे में। क्या कह रहे हैं भाई ट्रंप जी, क्या कह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इतने सारे लोगों को जो वापस भेजा है, इसकी सबसे पहले रुकावट आई है संडे को। कोलंबियन प्रेसिडेंट ने बोल दिया कि भाई हम परमिशन नहीं देंगे, हम यूएस के प्लेन्स में जिसमें माइग्रेंट्स आ रहे हैं उनको आने ही नहीं देंगे। तुम माइग्रेंट्स को अपने प्लेन से भेज रहे हो, हम तो उन प्लेन को एंटर ही नहीं होने देंगे। कोलंबिया के प्रेसिडेंट ने ऐसा बोल दिया। मिस्टर ट्रंप को बड़ा गुस्सा आया। मिस्टर ट्रंप को लगा ये क्या किया तुमने, तो उन्होंने अनाउंस किया कि यूएस इंपोज करेगा 25% का टैरिफ लगाएगा तुम्हारे सारे सामान पे। तो मिस्टर ट्रंप तो ऐसा करते ही हैं, ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। फिर उन्होंने बोला तुम अगर और प्रॉब्लम्स क्रिएट करोगे ना तो उसको 50% भी कर देंगे हम। यूएस ने फिर और धमकियां दी, मिस्टर ट्रंप ने और धमकियां क्या दी कि हम तुम्हारे ऊपर ना बैंकिंग और फाइनेंशियल पेनल्टीज लगा देंगे, तुम्हारे कोलंबिया के ऑफिशियल्स पे ट्रैवल की रोक लगा देंगे। फिर मिस्टर पेट्रो ने भी एकदम रिस्पॉन्डेड इन काइंड का मतलब क्या है, एक तरीके से उन्होंने भी फिर इस ईंट का जवाब पत्थर से दिया। उन्होंने बोला तुम हमारे ऊपर क्या लगाओगे, हम भी तुम्हारे ऊपर लगा देंगे, हम भी तुम्हारे ऊपर 50% का टैक्स लगा देंगे, हम भी तुम्हारे साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। लेकिन फिर क्या हुआ, लेकिन जो ये मिस्टर बोगोटा जो प्रेशर में थे, उन्होंने क्या किया, मान लिया कि माइग्रेंट्स को वापस ले लेते हैं डिग्निटी के साथ और रिस्पेक्ट के साथ। तो पहले तो उन्होंने बहुत बहुत बोला, लेकिन फिर उन्होंने बोला चलो कोई बात नहीं, यूएस से कौन जीत सकता है, तो यूएस से जो कोई जीत ही नहीं सकता है, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, अब तुम माइग्रेंट्स भेज रहे हो तो हम वापस ले ही लेते हैं। तो पहले तो जोश जोश में बोल दिया तुम 50% लगाओगे तो हम भी 50% लगा देंगे, हम भी ये करेंगे। लेकिन फिर बाद में बोला नहीं नहीं कोई बात नहीं, आ जाओ, तुमने भेजे हैं माइग्रेंट्स तो हम ले लेंगे। बोगोटा मतलब कोलंबिया, कोलंबिया ने फिर क्या किया, कोलंबिया ने वापस लेने के लिए तैयार हो गया। ट्रेड वॉर होती तो दोनों कंट्रीज के लिए बहुत खराब होती, क्योंकि दोनों कंट्रीज का जो ट्रेड है वो इतना हो रहा है। और यूएस हाई टैरिफ्स, मतलब अगर यूएस के हाई टैरिफ्स हो जाते तो कोलंबिया के एक्शन से यूएस पे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता जितना यूएस के एक्शन से कोलंबिया पे इम्पैक्ट पड़ता। तो ये तो बॉडी ब्लो होता कोलंबिया के लिए, कोलंबिया तो पूरा हिल जाता, क्योंकि यूएस ही उसका सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। हाँ बोगोटा कोलंबिया के लिए यूज हुआ, कोलंबिया की कैपिटल, राइट। तो पूरे पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है, यूएस ने बोला हम ऐसा करेंगे, कोलंबिया ने भी भड़क के बोला हम ऐसा करेंगे। लेकिन फिर कोलंबिया को अपनी असलियत समझ में आई कि भाई मेरा सबसे बड़ा पार्टनर ही यूएस है,
अगर कुछ भी होता है तो मेरी तो एकदम वाट लग जाएगी। तो कोलंबिया ने बोला कोई बात नहीं ट्रम्प जी, जैसा आप बोले हम वैसा ही करेंगे, आप माइग्रेंट्स भेज रहे हो कोई बात नहीं, हम रख लेंगे। समझ आया पैसेज? चलो नेक्स्ट पैराग्राफ स्किमिंग करेंगे। मैम वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए। चलो अगला क्या कह रहा है, फिर ये जो पेनल्टीज लगा था ना यूएस कोलंबिया पे, तो कोलंबिया की इकोनॉमी तो क्रिपल हो जाती, तबाह हो जाती, उसकी पॉलिटी खराब हो जाती। अभी तो उसकी लड़ाई भी चल रही है, चीजें ठीक हुई थी पर उसके बाद तो अभी उसकी गुरिल्लास के साथ लड़ाई भी चल रही है। तो गुरिल्लास का मतलब क्या होता है, एक तरीके से वही जो लोग छुप के अटैक करते हैं उन लोगों को क्या बोलते हैं, गुरिल्लास। गुरिल्ला वॉर आप लोगों ने बहुत सुना होगा, मतलब एक छोटा सा ग्रुप होता है मिलिट्री ऑफिशियल, मतलब वो लोग क्या कहते हैं अपना ही ग्रुप बना लेते हैं और गवर्नमेंट के खिलाफ अटैक करते रहते हैं, सरप्राइज अटैक्स करते हैं, छुप के अटैक करते हैं। तो अनसरप्राइजिंगली मिस्टर पेट्रो जो है बैक ट्रैक हो गए। तो पहले तो उन्होंने खूब खूब बोला हम भी तुम पे टैक्स लगाएंगे और ये और वो, फिर क्या हुआ, उन्होंने अपनी बातों को ही वापस ले लिया। उन्होंने बोल दिया कि ठीक है जैसा आप कह रहे हो हम ऐसा ही कर लेंगे। कोलंबिया और जो बाकी कंट्रीज हैं वो सारे के सारे अब अपने माइग्रेंट्स को वापस ले रहे हैं यूएस से। अभी के कुछ सालों में जनवरी में 90 डिपोर्टेशन फ्लाइट्स आई थी यूएस से उसके सदर्न नेबर्स में, जिसमें से 8 तो कोलंबिया में ही आई थी। लेकिन जो चीज़ रेगुलर एक्सरसाइज थी वो कंट्रोवर्सी क्यों हो गई, क्योंकि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने जैसे हैंडल किया, मिलिट्री प्लेन्स में भेज रहे हैं उनको, जिससे कोलंबिया को गुस्सा आ गया कि भाई तुम हमारे लोगों को वापस भेज रहे थे तो प्यार से भी तो भेज सकते थे, तुम सिविलियन प्लेन्स में भी तो भेज सकते थे, तुम मिलिट्री प्लेन्स में भेज रहे हो, मतलब तुम हमें धमकी दे रहे हो कि अगर तुमने इनको वापस नहीं लिया तो मिलिट्री एक्शन हो जाएगा। तो इस चीज की वजह से कोलंबियंस को गुस्सा आया था कि मिलिट्री प्लेन्स में क्यों भेज रहे हो। मिस्टर पेट्रो ने और भी कंसर्न्स उठाए कि किस तरीके से आप ट्रीट कर रहे हो हमारे माइग्रेंट्स को। ब्राजील ने भी कंप्लेंट्स उठाई थी कि आप बहुत गंदा ट्रीटमेंट देते हो, हमारे जो डिपोर्टेड सिटीजन होते हैं उनको वापस भेजा जाता है, उनको हैंडकफ किया जाता है, उनके हाथों में क्या बोलते हैं उसे हिंदी में, हैंडकफ्स को हाँ जंजीरें बांधी जाती है, एक वर्ड होता है मुझे याद नहीं आ रहा, आप लोग मुझे बताना, जो पुलिस बांध देती है लोगों के हाथ में। और कुछ लोगों को तो पानी भी नहीं देते, वॉशरूम भी नहीं यूज करने देते फ्लाइट के दौरान ब्राजीलियन ऑफिशियल्स के द्वारा, बट मिस्टर ट्रम्प को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हुआ क्या, हाँ हथकड़ी, राइट, हथकड़ी इज द वर्ड। हाँ तो बेसिकली यूएस भेज रहा था बहुत टाइम से, कुछ सालों से भेज रहा था, लेकिन इस बार जो मिस्टर ट्रम्प ने किया मिलिट्री प्लेन्स में भेजा उनको, और बड़ा गंदा ट्रीटमेंट के भी इल्जाम लगाए गए कि उन लोगों को पानी नहीं दे रहे, वॉशरूम नहीं यूज करने दे रहे, उनको हथकड़ियां बांधी जा रही हैं और इस तरीके से भेजा जा रहा है। तो ये सब चीजें गलत हो रही है यूएस में। लास्ट पैराग्राफ, माइग्रेंट्स मीन्स जो अपनी कंट्री को छोड़कर दूसरी कंट्री में चले जाते हैं वो माइग्रेंट्स होते हैं। लास्ट पैराग्राफ क्या कह रहा है, वो ना कोलंबिया का ही एग्जाम्पल सेट करना चाहते थे कि तुम ना मुझे सवाल मत उठा लेना, कोलंबिया के साथ देखो मैंने जो किया है ना, तुम गलती से भी बोल मत देना कि माइग्रेंट्स को वापस मत भेजो। तो वो कोलंबिया के थ्रू एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते थे बाकी सारी कंट्रीज के लिए। उन्होंने हो सकता है कोलंबिया को बैक ट्रैक करने के लिए फोर्स किया हो अमेरिका की पावर को यूज करके, लेकिन ये जो कोर्शन है ना, जो जबरदस्ती की है इन्होंने, ये लॉन्ग रन में इन्हीं के खिलाफ हो जाएगी, क्योंकि एक ऐसा एरिया है ये जहां पे अमेरिका हमेशा कोशिश करता है अपनी पावर बनाने का, तो लेकिन दबा के लोगों को पावर नहीं बनाई जाती। इतनी गंदी कंडीशंस में अपने माइग्रेंट्स को डिपोर्ट किया, हर जगह हर दिन आप इतनी खराब कंडीशन में माइग्रेंट्स को भेज रहे हो। ये अमेरिका के बड़े बड़े क्लेम्स के ऊपर एक धब्बा है। अमेरिका कहता है हम ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, और आप इतना गंदा ट्रीटमेंट कर रहे हो माइग्रेंट्स के साथ। आप अच्छे से भी तो ट्रीट कर सकते थे,
आप अच्छे से बातचीत कर लेते, डिप्लोमेसी कंट्री के साथ बातचीत करते, रिलेशंस बनाते और फिर भेजते। लेकिन आप करते क्या हो, आप अपनी मर्जी चलाते हो, आप कंट्री को धमकियां देते हो कि अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम तुम पे पेनल्टी लगा देंगे, हम तुम पे टैरिफ्स लगा देंगे। तो आप डिप्लोमेटिक चैनल भी तो यूज कर सकते थे, आप बातचीत भी तो कर सकते थे, आप उनका अग्रीमेंट भी तो ले सकते थे और आप फिर इंप्लीमेंट करते और बहुत प्यार से इंप्लीमेंट करते, इस पॉलिसी को फ्रेंडली वे में इंप्लीमेंट करते। लेकिन मिस्टर ट्रम्प के लिए तो कोअर्शन ही उनका फर्स्ट रिजॉर्ट होता है, जबरदस्ती, धमकियां देना, यही सब उनका सबसे पहला और आखिरी स्टेप होता है। पैसेज समझ आया सभी को? पूरे पैराग्राफ का मेन आइडिया क्या था? पूरे पैराग्राफ में मिस्टर ट्रम्प को लेकर क्रिटिकल टोन थी कि इनको सिर्फ अपनी बात मनवानी आती है, ये किसी से कोई भी फ्रेंडली रिलेशन नहीं बनाते, ये सामने वाले को धमकियां देते हैं कि अगर तुमने नहीं किया तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा कर दूंगा। सामने वाले को अपनी पावर दिखाते हैं और अपनी बात को मनवा लेते हैं। चलो क्वेश्चन। ऑथर का नजरिया क्या है? जरूरी था क्या? ऑथर कह रहे हैं जरूरी नहीं था। आपकी अच्छी लीडरशिप है क्या? नहीं। इंडिया का कमिटमेंट है क्या अपनी पावर बनाने में? नहीं। आप जबरदस्ती कर रहे हो, फालतू बने की जबरदस्ती कर रहे हो और ये लॉन्ग रन में आपको नुकसान पहुंचाएगा। ऑथर ने ये बोला है, आंसर इज डी। लास्ट क्वेश्चन। लॉन्ग टर्म में क्या नुकसान पहुंचाएगा? यूएस के रिश्ते अच्छे हो जाएंगे क्या? नहीं, उसका इन्फ्लुएंस और कम हो जाएगा। बेटर ट्रीटमेंट होगा? नहीं। साउथ अमेरिकन कंट्रीज यूएस को चैलेंज नहीं करेंगे। डी वाला जो बच्चे आंसर दे रहे हैं ना, वो कॉन्सिक्वेंस नहीं बता रहे, वो शॉर्ट टर्म रिजल्ट बता रहे हैं कि अभी तो चलो कंट्रीज डर जाएंगी और आपकी बात मान लेंगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में ना आपको फिर वो रिस्पेक्ट नहीं करेंगी। लॉन्ग टर्म में ना आपका इन्फ्लुएंस खत्म हो जाएगा उन पे, किसी को कितना ही डरा लोगे। तो आंसर इज बी, नॉट डी। डी तो शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म पूछा गया था पैसेज में। चलो मैच द कॉलम्स, देखते हैं कितने इडियम्स आपको याद हुए। टर्न अ ब्लाइंड आई, इग्नोर करना। रीड द राइट एक्ट, बहुत बुरी तरीके से डांटना। आई हैव गॉट इट इन द बैग, मतलब सक्सेस तो मिलेगी ही मिलेगी। प्ले फास्ट एंड लूज, बहुत क्लेवर और डिसऑनेस्ट वे में बिहेव करना। टूथ एंड नेल मीन्स हर संभव कोशिश करना, बहुत मेहनत करना। EADB&C 10 शब्द हैं, इनमें से 3 वर्ड्स का मीनिंग सभी को कमेंट में लिखना है। आप सभी की जिम्मेदारी है कि आप 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट में लिखेंगे ही लिखेंगे। इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर कोई अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। जो जो बच्चे मीनिंग्स लिखेंगे उनमें से एक बच्चे को हम सक्सेस नो मोर एन इल्यूजन बुक भी गिफ्ट करेंगे, जो कि एक बहुत ही प्यारी बुक है। उस बच्चे के घर ये बुक भिजवाई जाएगी। तो मेक श्योर करेंगे सभी लोग कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट में लिखेंगे ही लिखेंगे। 40% डिस्काउंट की आज आखिरी डेट है, इसके बाद आपको ये डिस्काउंट नहीं मिलेगा। जो भी बच्चे परफेक्शन बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं वो आज क्या ज्वाइन कर लेंगे। 31 जनवरी से नया परफेक्शन बैच भी स्टार्ट हो रहा है। आपको बहुत ही कम प्राइस में 2499 की फीस है, 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और आई थिंक आपको लाइक 1500 या 1600 के आसपास पूरा का पूरा 1 साल का परफेक्शन बैच मिल जाएगा। सारे बैचेस मिल जाएंगे लाइव प्लस रिकॉर्डेड। तो जितने भी बच्चों ने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है आज के आज ले लेना, फिर आपको ये डिस्काउंट नहीं मिलेगा। सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं तो कंप्लीट सब्सक्रिप्शन ले लेना, सिर्फ इंग्लिश पढ़ना है तो एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन ले लेना। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल्स हैं, इनको ज्वाइन कर लो, यहाँ सारी PDF सारी मैगजीन्स मिल जाएंगी। कोई डाउट कोई क्वेरी हो हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ लेना, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, उस फॉर्म को फिल कर देना। टीम आपको कॉल करेगी, आपकी सारी डाउट्स एंड क्वेरीज का आंसर देगी। सेशन एंड करते हैं, मिलेंगे हम परफेक्शन की क्लास में 9 बजे। एरर डिटेक्शन हम कर रहे हैं इस हफ्ते परफेक्शन की क्लास में, इसके बाद हम नया परफेक्शन स्टार्ट करेंगे। तो मेक श्योर करो कि जितने भी बच्चों ने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया हुआ है आज के आज ले लो और एक हैबिट बना लो परफेक्शन और एडिटोरियल में रेगुलरली आने की। अगर आपकी ये आदत बन गई तो इंग्लिश आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी, बहुत ईजी हो जाएगी। बट आपको ये आदत बनानी होगी कि परफेक्शन और एडिटोरियल मुझे रोज़ करना है। 2 घंटे अपनी इंग्लिश को रोज़ देने ही देने हैं हर हालत में।
इस बात को मैं आपको गारंटी कर सकती हूँ कि अगर 1 से 2 महीने भी रेगुलरली आ गए ये दोनों क्लासेस में, आपको अपने आप ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा। सेशन एंड कर